ये सबके साथ होता है। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दोज हु आर वाचिंग हियर राइट नाउ, सीयूईटी इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है कि तुमसे क्रैक नहीं होगा। हर साल हजारों बच्चे सीयूटी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आने लग जाते हैं बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसे समय जब वो टॉपर का इंटरव्यू वीडियो देखते हैं तो उनका मोटिवेशन वापस आ जाता है। उनका भी मन करता है कि वो मेहनत करें और टॉपर बने। और बस इसीलिए आज से 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पर इंटरव्यू सीरीज चालू करी थी, जहां पर हम सीयूटी टॉपर्स का इंटरव्यू डालते हैं। किस्मत हमारी अच्छी है, हर साल हमारे चैनल से बहुत सारे सीयूटी टॉपर्स निकलते हैं और वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं अपने जूनियर्स की मदद करने के लिए। इन्हीं सब्सक्राइबर्स में से एक रिशु आज आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेंगी। रिशु ने सीयूटी में 771 मार्क्स स्कोर करे थे आउट ऑफ 800। आज लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हैं। तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है रिशु। रिशु, सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपसे सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आपने सीयूटी में 771 मार्क्स स्कोर करें आउट ऑफ 800। अभी आप लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हैं। मेजॉरिटी बच्चे पॉलिटिकल साइंस ही करना चाहते हैं, ऑनर्स ही करना चाहते हैं, टॉप कॉलेज से ही करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आज के इस इंटरव्यू से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ बेसिक मेरे आपसे क्वेश्चन रहेंगे। अब अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं कि 10 to 15 डेज बचे हुए हैं, जिसमें बच्चों को अपना पूरा सीयूटी का प्रिपरेशन करना है। फिर जितने भी दिन है वो रिवीजन वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं कि जब आपका 12th एंड हुआ, आपने सीयूटी का प्रिपरेशन चालू करा, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था, कौन सी अप्रोच ऐसी थी जो आपने फॉलो करी थी? ओके भैया, सो मेरा लास्ट एग्जाम था 29 मार्च को हिस्ट्री के बाद। उसके बाद मेरे पास 1 महीने 15 दिन बचे हुए थे, ठीक है। क्योंकि 16th मई से हमारा एग्जाम चालू था। तो व्हाट आई डिड वाज आई प्रायोरिटाइज्ड माय सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दी वेटेज। लाइक जब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिलेबस है। यू हैव टू कवर 3 बुक्स एंड दैट टू यू आल्सो हैव टू डू रिलेटेड चैप्टर्स विद इन दैट टाइम स्लॉट। तो व्हाट आई डिड कि आई डिसाइडेड विद इन 10 डेज मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है, देन नेक्स्ट डेज मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी। लेकिन व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं हर दिन तीनों सब्जेक्ट नहीं करती थी। इंग्लिश मैं डेली करती थी। इंग्लिश यू कांट टेक फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इंग्लिश इज ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन मेक यू एंड कैन ऑल्सो ब्रेक यू एट द सेम टाइम। क्योंकि क्या होता है कि जो कोर है वो हमने बोर्ड के लिए पढ़े हैं, तो इट इज ईजी टू कोप अप विद दैट। लेकिन इंग्लिश कुछ बच्चे होते हैं जो अर्ली स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बाद ही चालू करते हैं। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इंग्लिश यू हैव टू डू एवरी डे, यू हैव टू डिसाइड अ टाइम स्लॉट। और आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ आपको एक और चीज कंपलसरी करनी है कि टेस्ट आपको हर दिन देना है। तो यही 2 चीजें हैं कि मैंने सब्जेक्ट को डे वाइज डिसाइड किया था कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन इंग्लिश और टेस्ट में डेली देती थी हर सब्जेक्ट का। ठीक और है। तो बेसिकली मतलब सिलेबस सबसे पहले देखना है। अब हाँ, सिलेबस इस बार बहुत चेंज हो गया है। इस बार हाँ, हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड चैप्टर हट गए हैं, जैसे पहले आप लोग के टाइम पे आते थे। बट हम्म, स्टिल जैसा आपने कहा, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो हाँ, जो आपको डिफिकल्ट लगा वो आपने पहले पहले करा। ठीक है, और आपने ये गलती भी नहीं करी कि एक ही दिन में सब कुछ कर रहे हैं। आपने एक हाँ, बैलेंस बनाया कि भाई ये करना है वो करना है, और आपने कहा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत अब आपने इम्पोर्टेंट। बोला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट के लिए आखिरी का वेट करते हैं। हाँ, जबकि मेरा ये रहता है कि स्टार्टिंग में आप टेस्ट देते हो तो एटलीस्ट आपको पता चलता है कि कहाँ पर गलतियां आप कर रहे हो। तो एग्जैक्टली। जब आपने करा तो मतलब आपको कैसे हेल्प किया टेस्ट ने? टेस्ट से जैसे कोई चीजें मेरी गलत हो रही है, तो आई डोंट यूज टू थिंक कि हाँ गलत हो गया, अगली बार सुधार लेंगे। मैंने एक कॉपी बनाई थी, मिस्टेक्स की नोटबुक, और जो भी मेरा क्वेश्चन गलत होता था मैं उसे वहां पे लिखती थी। और जो आंसर होता था वो भी लिखती थी। ठीक और है। सोने से पहले हमेशा उसे एक बार रिवाइज करके सोती थी, ताकि ये गलती मेरी एग्जाम के दिन ना हो। और ये बहुत जरूरी है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक जब हम करते हैं उस वक्त हमें रिग्रेट होता है, लेकिन उसके बाद पेपर आने तक उस टाइम फ्रेम में हम वो भूल जाते हैं। और उसके लिए यही ऑप्शन है कि मिस्टेक की नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। मैंने भी चीज़ नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो एक ही तरीके की मिस्टेक रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे मे बी डेट्स नहीं बन रही हैं, या फिर पैनिक कर जाते हैं एग्जाम देते हुए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर हम बार बार मॉक्स वगैरह देते हैं तो एक आइडिया लग जाता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें यह है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रिशू ये होती है कि वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हाँ, इतनी डेट्स हैं, इतना डेटा है, इतना फैक्ट है कि दिमाग से निकलता जाता है। तो हाँ, ये रिवीजन आप कैसे करते थे? डेट्स का तो जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस में इतनी डेट्स है नहीं, और ज्योग्राफी में भी डेट्स नहीं है, 1-2 ही डेट्स हैं, तो वो तो याद हो जाएंगी अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है। हिस्ट्री के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि इवेंट्स एंड डेट्स वाली एक सिनेरियो बना लो, एक क्रोनोलॉजी बना लो कि इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, याद है।
तो इम्पोर्टेंट डेट्स कवर करनी है। बच्चों को ये लगता है कि सारी कवर करनी है, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं है। और 50 क्वेश्चंस में तो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 10 इस क्वेश्चन। बार चेंज हो गया, इस बार 50 में से 50 करने हैं आपको, तो इस बार इंटरनल चॉइस ही नहीं है। हाँ, तो इंटरनल, लेकिन फिर भी एनटीओ को भी ये पता है कि इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स दे कांट आस्क। तो अगर आपको लगता है जरूरी है, इफ यू कैन टू अगेन मेक अ नोटबुक, और अगर आप सोने से पहले रिवाइज करोगे तो आवर माइंड इज डिजाइंड इन अ सबकॉन्शियस वे कि सोने से पहले याद करते हो तो वो सुबह याद रहती है। तो ये चीज है। और दूसरा ये है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी को इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि फॉर दैट यू हैव टू डू, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू कंप्लीट थिंग्स ऑन टाइम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि पैनिक हो जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में पैनिक हो गए, ऑब्वियसली बात है जो आता है वो भी गलत होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सीयूटी बैचेस में इनरोल नहीं करा है तो ज़रूर से कर लीजिए। 2850 प्लस इनरोलमेंट्स हो चुके हैं, इतने सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। आपको लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पीडीएफ्स, सीबीटी मॉक्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब हर एक वो चीज़ जो आपको सीयूटी में टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है वो आपको हमारे कोर्सेस में मिल जाएगी। तो अभी तक इनरोल नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, ज़रूर से इनरोल करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सही बात है, पैनिक नहीं करना है। और आपने सही कहा, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसमें कुछ बीच में ऐसा डेटा है जैसे 2.46, 7.45, तो अब बच्चे बोलते हैं करना है। भाई आप शायद कर भी नहीं पाओगे, इतना डेटा नहीं होता। तो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये आता है, वो हाँ, आप करो। अब भाई अब आप बहुत कर पा रहे हो तो अलग मैटर है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ रिशु, इसमें मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं इस समय कि हाँ, नहीं हो पाएगा। और वो डेफिनेटली आप भी जब दे रहे होगे सीयूटी, आपको भी डर रहता होगा। तो वो डर से थोड़ा सा आप कैसे डील करते थे? एक चीज है जो सीयूईटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रिपरेशन और टेस्ट से भी ज्यादा टाइम। हम्म लास्ट टाइम क्या था कि 45 मिनट्स में हमें उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इस बार भी 45 मिनट्स है नहीं, या इस बार इंक्रीज? 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन। हाँ, तो इस बार थोड़ा इजी है, एंड हम्म इस टाइम ओएमआर शीट भी नहीं है, कंप्यूटर है। हाँ, तो आपको इस चीज के लिए तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि डरना नहीं है बिल्कुल इस चीज से। वो नेचुरल फिनोमेना है कि एग्जाम के पहले एंड समथिंग विच इज रियली गोइंग टू डिटरमाइन योर करियर फॉर अपकमिंग 3 years, थोड़ा पैनिक होता है। हम्म बट उसका एक ही सॉल्यूशन है, डेली अगर आप टेस्ट करोगे तो यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग टेस्ट। और जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, आपको अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे, ग्रे एरियाज पता चल जाएंगे, आप उस पर स्ट्रैटेजिकली काम करोगे कि ये टॉपिक बचा है, इसको करना है, तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। जो पैनिक है, जो डर है, वो चला जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ा सा रहता है तो दैट्स ह्यूमन नेचर, दैट इज नेचुरल, वो रहेगा। डर तो रहता है। नहीं, और ये पॉइंट सही है कि मतलब आपको थोड़ा सा डील करते आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप डर के कारण पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, सब हो जाता है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से जब हम एक्शन लेते हैं तो डर अपने आप थोड़ा थोड़ा गायब हो जाता है। हो अच्छा, जाता है। एक और चीज, आपका मतलब डेली रूटीन कैसा रहता था? जैसे अब तो स्कूल नहीं है, अब जैसे सीयूटी का हाँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म, अब जो बच्चे जैसे हमारी लाइव क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें तो उनका तो चलो एक टाइम टेबल बना हुआ है कि इतने बजे लाइव आना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ। वो मतलब क्या फॉलो कर सकते हैं कि भाई कितने बजे क्या, आप क्या करते थे, आपका क्या रूटीन था? मैं नीट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, हम्म और ये किसी को नहीं करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ, और ये मेरे साथ हुआ था लाइक 12th ऑफ मे को रिजल्ट आया था, 3 दिन बाद एग्जाम था। तो हम्म सेलिब्रेशन के टाइम पे मैंने कुछ ऐसी चीजें कर ली थी जिसके कारण मेरी हेल्थ खराब हो गई थी। हम्म तो जो मेरा पहला पेपर था उसके एक दिन पहले मैं पूरा फीवर में थी। तो ये हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो, और दूसरा नीट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेरा दिन 9 या 10 बजे स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद पहले मैं क्या करती थी, इंग्लिश से ही स्टार्ट करती थी, हम्म क्योंकि इंग्लिश बोरिंग लगता है, हम्म इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं होता है। बट दैट्स द ओनली सॉल्यूशन कि तुम कुछ भी कोर्स टारगेट करो, तुम्हें इंग्लिश करना पड़ेगा। तो मैं दिन की शुरुआत इंग्लिश से ही करती थी। वोकैब जितने मुझे 15 या 20 वर्ड्स जो हर दिन ऐड करने होते थे वो, फिर उसके बाद इंग्लिश का एक टेस्ट, और जो मुझे लगता था जो गलती थी वो मैं नोटबुक पे लिख के रख लेती थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद जो सब्जेक्ट मैंने अलॉट किया होता था कि ये मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, वही करती थी। और फिर शाम को ब्रेक ब्रेक में एमसीक्यूज के वीडियो आते हैं, अगर तुम्हें टेस्ट नहीं लगाना है तो वीडियोज इतने सारे हर चैनल पे अवेलेबल है, वो देख लो, वहां से कर लो, साथ में ओएमआर रख लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे मेरा शेड्यूल रहता था। और एनसीईआरटी, पूरे पेपर हमारा एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी को करने का भी कोई तरीका आपका, लाइक आप हाईलाइट करते थे, नोट्स बनाते थे, क्या करते थे? हाँ भैया, ये मैंने पॉइंट आउट भी किया है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, हम्म बुक्स खरीदते हैं हम्म अलग अलग सी की, व्हाट कैन बी दी
प्रोबेबल क्वेश्चन, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में एवरीडे। लेकिन हाँ, एक चीज है कि एनसीईआरटी में देन यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग। अगर कोई इमेज भी बनी हुई है, उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है कि दिस इमेज वाज क्रिएटेड बाय अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दिस किंग इन दिस सेंचुरी, हिस्ट्री में स्पेशली ऐसा होता है, तो वो मिस नहीं करना है, वैसा आता है। और अगर एनसीईआरटी बस ही कर रहे हो, लाइक योर सब्जेक्ट कंटेंट इज वेरी लिमिटेड, इतना ज्यादा नहीं है, टू डू एवरीथिंग। और जो हिस्ट्री के पीछे बैकडेट्स दी हैं वो भी कर लो, हर चीज कर लो, कुछ मत छोड़ना। बहुत और अब इंपॉर्टेंट है जी। और जैसे अब ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस में भी हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मैप वर्क भी इंपॉर्टेंट है, जितना सीबीएसई में है, हर चीज तो नहीं हो पाती। जैसे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चैप्टर है ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवेज वाला और पोर्ट वाला, तो हर चीज तो नहीं हो सकती क्योंकि उनके नाम भी थोड़ा वो होते हैं। स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट्स तो बिल्कुल याद करके जाओ, क्योंकि दे कैन आस्क यू टू अरेंज इट आइदर इन द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें ये भी है लाइक पूरे याद नहीं भी आपको, बट अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 भी क्लिक हो जाते हैं तो पेपर इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता है। कई बार तो ऐसा होता है अगर आपको ये पता है कि सी का थर्ड ऑप्शन है, मतलब सी थर्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा निकल जाता है जो वो सही है, तो आपको पूरे नहीं भी बन रहा बट आपसे आंसर बन जाता है। तो थोड़ा बहुत भी कर ले तो बहुत सही। और ये पॉइंट ऋषु ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। इनफैक्ट हमारी लाइव क्लासेस में जैसे हम इमेज करवाते हैं, कुछ बच्चे बताए क्यों करवा रहे हो आप, भाई सीयूटी में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आता है, वहाँ मूवी के नेम्स रहते हैं, किसने बनाया है, सब आ जाता है, तो आपको सब आता करना है, सब चाहिए। कुछ आता है, सब और कुछ आता मैंने नोटिस करा जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे पिछले ईयर मैप छोड़ के चले गए थे कि मैप क्या आएगा, बट आया कि भाई नॉर्थ से साउथ बताओ या फिर आप ईस्ट से वेस्ट बता दो, तो है। मैप वगैरह तो बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और डेटा वगैरह के लिए आप मतलब आपने कितना रिवीजन करा था, मतलब अगर आप बताना चाहो तो कितनी बार आपका रिवीजन हो गया था एग्जाम से पहले? और सीयूईटी के लिए या फिर नहीं, सीयूटी सीयूटी सीयूटी। सीयूईटी के लिए 3 या 4 मतलब बस। आपने 3 से 4 बार रिवीजन करा, हर बार सेम स्टाइल या फिर हर बार अलग अलग सोर्सेस से कभी नोट्स अलग कर ली? स्टाइल भैया, क्या होता है ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम अगर साल भर बोर्ड के लिए भी वही चीज पढ़ रहे हो तो फिर तुम उतना फोकस नहीं कर हाँ, पाते बोर हो, हो वो जाते हैं। बोर हो जाते हैं। तो मेरा ज्यादातर जो रिवीजन है वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम्म रहता था कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, जो नहीं आ रहा उसे दोबारा उसे बुक में खोला और दोबारा वो टॉपिक पढ़ लिया। तो रिवीजन मतलब 2 बार मैंने बिल्कुल वैसे किया। एक तो सीयूटी के पेपर के पहले 5 दिन पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि पूरा मुझे देखना है, एक वो वाला किया, और एक बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद। तो ये 2 मेरे वो सिलेबस थे जो मैंने ग्रॉसली पूरी बुक पढ़ के किया। बाकी जो बीच के 2 थे वो टॉपिक वाइज थे या क्वेश्चन वाइज थे। और जैसे कभी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती होगी कि भाई हाँ, नहीं मन हुआ या कुछ भी, तो वो फ्लो हाँ। वापस कैसे आता था? बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका जो फ्लो टूटता था वापस ही नहीं आता। फ्लो दोस्तों के साथ, मुझे मेरा दोस्तों से बात करने के बाद आ जाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ, या कहीं घूम आओ, कहीं चले जाओ। ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल है, लेकिन आधे 1 घंटे यू कैन स्पेयर। और अगर तुम नहीं भी जाओगे ये सोच के कि तुम्हें पढ़ना है, तो फिर प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो ही रही है, तो इससे ठीक हैंग आउट कर लो। ये जरूरी है। यही सब। अब मैं भी चैनल पर भी और हमारे टेलीग्राम पर भी बच्चों से बोला हूं, दिन भर पढ़ाई करो, लेकिन आधा 1 घंटा ऐसा निकालो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, मूड फ्रेश कर Exactly. रहे हो, बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे मूड फ्रेश करने के लिए आप कुछ करते थे, कुछ हॉबीज आपकी, आपको कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो कुछ ऐसा जिससे आपका स्ट्रेस लाइट होता हो? मैं मूवी देख लेती थी, एक ये कर लेती थी, और मैं हिंदी पोएट्रीज लिखती हूँ, तो फिर मैं वो अच्छा, कर लेती थी बस। मतलब आपने मतलब सबको होता है भाई, लोगों को लगता है टॉपर्स को स्ट्रेस ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, जो अच्छा ला रहा है उसको भी स्ट्रेस होता है। सबको होता है। अच्छा, अब आपके हालांकि आपके ज्यादा मार्क्स तो नहीं घटे कहीं पर भी सीयूटी में, बट स्टिल आपके हाँ, मार्क्स कटे तो बस वो ऐसा था कि हाँ रैंडम क्वेश्चन आ गए जो गलत चले गए, या कुछ ऐसी मिस्टेक थी जो आपको लगा यार ये मिस्टेक नहीं करी होती तो शायद नहीं कटते? हाँ। और मेरे इंग्लिश में और उसमें कटे हैं, ज्योग्राफी में, तो दोनों में यही रीजन था। ज्योग्राफी के लिए मैं ये बोलूंगी, और ये मैं सबको एडवाइस भी दूंगी जो सीयूटी देने वाले जा रहे हैं, कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो हम उसे देख के डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। और एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ था। मेरा जो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में गलत था वो यही था, एक बड़ा क्वेश्चन था। आई थिंक दैट वाज फ्रॉम दैट चैप्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लेकिन वो इतना बड़ा था कि मैंने देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं उनको कर लेती हूँ, वो बन ही जाएंगे। और वो जो बड़ा सा क्वेश्चन था वो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, लेकिन जस्ट फॉर दी सेक कि बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ना करके दूसरा किया जो डाटा पे बेस्ड था, तो वो गलत किया। वो गलत हुआ था मेरा। और इंग्लिश में मेरे कहाँ गए थे, जैसे इंग्लिश में हमारा पहला एग्जाम था, और लास्ट ईयर मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ बहुत था, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हमें 10-15 मिनट लेट ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर मिले थे। और उसके बाद भी जो जितनी भी सारी वो डिटेल्स फिल करवा रहे थे वही बीच टेन्योर में हो रहा था। तो एक तो उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई और टाइम कम हो गया, और दूसरी बात ये थी कि एनटीए ने एक ट्रिक खेल दी थी पेपर में, और ये होता है, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एनटीए ने क्या किया था, 4 पैसेज आए थे पेपर में, और वो 4
पैसेज बहुत इजी थे, बहुत इजी। बिल्कुल जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास बच्चों को अनसीन पैसेज आते थे वैसे थे। लेकिन एनटीए ने क्या किया था, वो चारों पैसेज को लास्ट में दिया हाँ था लास्ट और में दे दिया था, यस, हाँ हाँ हाँ। और क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए थे। तो हम्म हमने मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्या सोचा कि पहले ये कर लेते हैं, देन वी विल गो टू दी पैसेजेस। और उस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग में कि तुम ये सोचते भी नहीं हो कि पूरा पेपर देखे, यू थिंक हम्म स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन आते हैं लेट्स करते चले अटेम्प्ट। जाओ। यही मेरे साथ हुआ था। और एक मैंने आउट ऑफ 40 39 मैं अटेम्प्ट कर पाई थी, एक क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। और दूसरी तो एक क्वेश्चन मेरा वो छूट गया था। एक क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हुआ था क्योंकि ओएमआर की यही दिक्कत है कि एक बार तुमने जिस पे कर दिया वो तो हो गया दोबारा तो हो नहीं। गया, हाँ। एक मेरा वहां पे करना था और बाकी दो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। और वो पैसेज के गलत हुए थे। तो मैं यही कहूंगी कि पैसेज पहले देख लो। हम्म अदरवाइज मतलब सबका अपनी अपनी ग्रे एरियाज हैं, पॉइंट्स हैं। अगर पॉसिबल हो सके, अब मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पहले ना पैसेज देखो। हम्म अगर तुम पैसेज पहले क्वेश्चन पढ़ो और एक दो पैसेज पढ़ के देखो। अगर इजी आते हैं, वैसे इजी ही आते हैं, अगर इस साल पैटर्न चेंज होता है तो आई कांट से। लेकिन अगर पैसेज सॉल्व हो रहे हैं तो पहले पैसेज करो, बिकॉज पैसेज ही तुम्हारा पेपर बनाने वाला है। पैसेज में डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं और 4 पैसेज आते हैं। हम्म तो आई थिंक आधा पेपर तो वहीं से कवर होता है। 100 से 120 मार्क्स का मेरे पेपर में अनसीन पैसेज था, सिर्फ 120 मार्क्स का। बाकी के 80 मार्क्स बाकी क्वेश्चन थे। तो अगर हो पा रहा है तो पहले तुम वो करो अनसीन पैसेज, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस में आओ। और दूसरी बात, इंग्लिश में टाइम का बहुत ध्यान रखना है। ऑल्दो इस साल टाइम इंक्रीज हो गया, बट एट द सेम टाइम 10 क्वेश्चन भी बढ़ गए। हम्म तो टाइम बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हारे सीयूटी के लिए टाइम ही है। टाइम मैनेज नहीं होगा, नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू हैव पुट इन, नो मैटर हाउ मच यू हैव स्टडीड, यू आर गोइंग टू फेल। हाँ नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं, आपके पॉइंट्स बहुत सही है। और मैंने नोटिस करा है लोग इंग्लिश में गलती ये करते हैं कि उन्हें इंग्लिश की स्ट्रेटेजी चाहिए, बट वो ये नहीं देखते कि हर किसी का इंग्लिश में अलग अलग सेक्शन वीक होता है। कोई हम्म पैसेज रीड करके आंसर नहीं देख पाता, किसी के ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं। तो आपको हम्म, देखना पड़ेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, और फिर बिल्कुल। अब सीबीटी मोड हो रहा है तो ओएमआर हाँ वाला प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ कुछ बच्चों को लगता है कि ओएमआर बेटर रहता है, लेकिन वो बहुत गलत फहमी में रहते हैं। जो ओएमआर पे हाँ, देते हैं उनको पता है क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत एक बढ़िया। मिस्टेक और आपका पेपर खत्म हो गया। खत्म हो बट जाता है। सीबीटी में ऐसा नहीं रहता। तो मेरी यहाँ दो एडवाइस रहेंगी स्टूडेंट्स को। पहली तो ये कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी कंप्यूटर यूज नहीं करा है, लैपटॉप यूज नहीं करा है, साइबर कैफे जाओ, थोड़ा यूज करके देखो। मतलब वहां जाके हाँ। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं बन रहा है। और फिर थोड़ा सा इंटरफेस भी आपसे आना चाहिए। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीबीटी मोड में क्वेश्चन पेपर देखने का ऑप्शन भी आता है टॉप पे। आप उस पर हम्म। क्लिक कर दोगे, पूरा क्वेश्चन पेपर दिखता है आपको। तो आप हाँ जल्दी से एक बार देख सकते हो कि भाई पिछली बार क्या हुआ। जैसे आप बोल रहे हो कि आपने सोचा था पैसेज आखिरी में कर लेंगे। कुछ हाँ। बच्चे ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि पैसेज आखिरी में है। उनके हम्म। साथ ये हुआ कि उन्हें आखिरी में शौक लग गया कि पैसेज भी है। वो खुश थे कि पैसेज आया ही नहीं, आराम से उन्हें टाइम लगाया और फिर आखिरी में वो शौक लग हाँ गया। तो पेपर पूरा देख लो, आगे पीछे करके देख लो। अब बच्चे क्या, एक तो ह्यूमैनिटीज में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा कंप्यूटर वगैरह हम चलाते नहीं है, इन लोग डर जाते हैं। तो डरना हाँ नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो सीबीटी मोड वगैरह कैसा पेपर होता है, क्या होता है, प्रैक्टिस करके जाओ। ये नहीं कि वहीं देख लेंगे, एक पेपर करके जाओ, वो जरूरी है। ऋषु, अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे। हाँ भैया। एक क्वेश्चन तो ये है भाई, आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बोर्ड्स में अच्छा करा लेकिन हम्म। सीयूटी में नहीं कर पाए। कुछ हाँ। ऐसे होंगे जिन्हें बोर्ड्स में बिल्कुल अच्छा नहीं करा बट सीयूटी में अच्छा कर लिया। तो हम्म। कुछ ऐसी टिप्स आपने देख, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने नोट करे हो कि हाँ भाई ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण सीयूटी अच्छा हो जाता है। सबसे जरूरी फैक्टर मुझे तो प्रैक्टिस ही लगता हम्म है। सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। और बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में तुम्हें लिखना पड़ता है। तो लिखने में क्या होता है, हर बच्चे की लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। और हम्म बोर्ड में तो बिल्कुल प्रैक्टिस भी कोई नहीं करता है कि एक महीने पहले आंसर लिखे, कोई ये नहीं करता है। तो यही रीजन है कि बोर्ड में अच्छा नहीं आता। लेकिन सीयूईटी में सबके पास इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है स्कोर हम्म करने के लिए। हम्म क्योंकि एनसीईआरटी सबने पढ़ी है। इवन अगर बच्चा मीडियोकर है तो भी एनसीईआरटी सबने पढ़ी है। सबने पढ़ी है। तो आई थिंक बोर्ड जो है वो राइटिंग पे तुम्हारे डिपेंड करता है। व्हाट आर योर राइटिंग स्किल्स, व्हाट्स द कैलिबर ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। हम्म सीयूईटी को इससे मतलब नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना आसानी से तुमने चीजें ग्रैब की है, एंड हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस। तो मतलब एक वे में बेटर ही है। मतलब सही बात है, आप बहुत यहाँ पर सब कुछ है लेकिन आप बोर्ड्स में नहीं लिख पाए तो हाँ। आपके मार्क्स चलेंगे। बट सीयूटी में ऐसा नहीं है भाई, बन रहा है तो बनेगा, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। अच्छा, और मैंने जितने टॉपर से बात करी है सब ये बोलते हैं, आप अपना ओपिनियन दीजिए, कि सीयूटी में पेपर आसान आता है, डिफिकल्ट नहीं आता। हाँ, सीयूईटी का पेपर आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर उसे थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो मीडियोकर या हम्म एवरेज लेवल कह सकते हैं। डिफिकल्ट सीयूईटी का पेपर नहीं होता है। मतलब जो बच्चों को लगता है कि ऐसा पेपर आ जाएगा कि सर घूम जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हो सीयूईटी में तो दे नहीं दोगे है। पेपर। हाँ, बस एक ही जगह बच्चों का दिमाग घूम सकता है, इंग्लिश के हम्म पेपर में। हाँ, वहां थोड़ा हो सकता है क्योंकि इंग्लिश का यू कांट प्रेडिक्ट।
इंग्लिश पे मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो डाली है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सिलेबस भी डाल दिया है, सिलेबस वगैरह देख लो। और ऋषु, मैंने इनको कुछ बताया था, आप इसमें और ऐड कर सकते हो इंग्लिश में। हाँ सबसे हाँ। पहले मैंने इनसे बोला था, भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आते हैं। लाइक हम्म। अप्रोक्स इस बार 42 टॉपिक्स हैं जो आएंगे इंग्लिश हाँ में। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बहुत सारे हाँ बच्चों को लगता है कि बस क्वेश्चन कर लिए और हो गया इंग्लिश। भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हाँ जरूरी है कि किसका हाँ मतलब क्या होता है, किस टॉपिक हाँ में क्या बताया जाता है। हाँ हाँ। फिर आपका जब टॉपिक क्लियर हो जाए तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस से ऊपर और कुछ नहीं आता, कि कुछ हम्म। सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर मैंने एक पॉइंट और शेयर करा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से लक बेस्ड हो जाते हैं, वोकेबलरी की बात कर लेते हाँ। हैं, एंटोनिम सिनोनिम की बात कर लेते हैं। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर लोगे, आप श्योर नहीं हो कि इसी में से आएगा। तो मैंने हम्म। इनसे बोला था कि इनमें टाइम दो, लेकिन ज्यादा टाइम उन चीजों में दो जो हमें पता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हाँ टॉपिक्स। तो ये मैंने शेयर करा था, बट आप अगर कुछ ऐड करना चाहो। हाँ भैया, आपने जो स्ट्रैटेजी बोली थी वो सही थी, और मैंने भी लास्ट टाइम देखने टाइम आपके सारे वीडियोस रेफर किए थे इवन रिवीजन के लिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजी सही है, ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अनसीन पैसेज से डर सा लगता है। हम्म। मुझे भी लगता था, मुझे भी अनसीन पैसेज से हल्का सा डर लगता था, क्योंकि एक तो उनकी लेंथ इतनी ज्यादा होती है, इवन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, लेकिन एनटीए ना ऐसा डेटरेंस क्रिएट कर देता है इतना बड़ा पैसेज देके कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम आगे वो पढ़ पाए। तो ये है, लेकिन अनसीन पैसेज जो है वो बहुत ग्रॉस एरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्क्स के लिए। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं रिमेनिंग 50% ऑफ द पेपर, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट से आता है, वोकैब से आता है। हम्म। तो वोकैब के लिए तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, दैट इज गुड। बट अगेन इट्स अनप्रेडिक्टेबल, हम्म। यू कांट से कि यही वोकैब आएगा, इट कैन कम एनीथिंग, एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी करो तो डू इट इन अ वे कि 15-20 वर्ड हर दिन याद करो, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू आर रिवाइजिंग। और दूसरी बात, अनसीन पैसेज के अलावा जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट और बोनस पॉइंट बच्चों के लिए होता है कि अगर वो तुमने कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम्म। वो ग्रामर का बेसिक है, हाँ नाउन हाँ प्रोनाउन वर्ब हाँ। एडवर्ब। वो आप एक बार कर लो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें बस कॉन्सेप्ट लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, तो वो आप कर लोगे चाहे कैसा भी कॉन्सेप्ट आए या क्वेश्चन आए। तो वो ज्यादा पहले, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसके बाद वोकैब डेली बेसिस पे 15-20 करते जाओ। एंड देन अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, इवन इफ यू आर फेयरफुल ऑफ दैट कि नहीं होगा, प्रैक्टिस मत छोड़ो। और वैसे एनटीए इतना टफ अनसीन पैसेज देता ही नहीं है, और अगर देगा भी तो 4 अनसीन पैसेज होते हैं, तो यू कैन स्किप वन एंड डू अदर। इसमें स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा। पूरी करना है आपको। हाँ, बट हाँ हाँ। हु नोज, क्या पता उन लोग पैसेज में कुछ, ऑप्शन से तो मुश्किल है, बट कुछ भी हो जाता है, एनटीए कुछ भी कर हाँ, सकता है। एनटीए इज अनप्रेडिक्टेबल। बट पॉइंट बहुत सही है कि आपने अगर अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करा, वहां आपके मार्क्स नहीं कट सकते। पैसेज की आपने प्रैक्टिस कर ली, हाई चांस है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और इसके बाद अगर आप डेली वोकैब सिनोनिम एंटोनिम करते जा रहे हो, तो वहां पर भी भाई आप मतलब अपना तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख रहे हो वहां जाके कि हाँ भाई मुझे तो बन रहा है। आप किस्मत बहुत ही खराब निकल जाए तो अलग मैटर है। हाँ, वो अलग है। ऋषु, आखिरी के 3 क्वेश्चन। पहला तो है भाई, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, वो भी लेडी श्री राम कॉलेज से कर रहे हो। मतलब लिटरली कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दीदी की जगह मुझे होना है। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस कॉलेज का, कैसी पढ़ाई चल रही है, वर्थ इट है या फिर नहीं है? हाँ भैया, बट वर्थ इट है, वर्थ इट है। बस मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टार्टिंग में होती है, आने के बाद यू हैव द सेंस ऑफ होम सिकनेस, एक ये दिक्कत हाँ हाँ होती हाँ। है। हाँ। तो मुझे मतलब अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज वही लगा है, होम सिकनेस वाला। बाय द वे, आई एम आल्सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। अच्छा। ओके। हाँ। सो experience अच्छा है। If you have to grow, if you want to do something, you have to come to Delhi. There's no substitute for that. DU provides you with the exposure and the plethora of activities, so DU is worth it. तो ये तो वर्थ इट है, बाकी एक्सपीरियंस अच्छा है, बाकी कीप ऑन लर्निंग, अभी और सारी चीजें देखनी है। ये तो हर ड्यू वाला बच्चा बोलता है, बस उनको हाँ। दिन में एक बार ये थॉट तो आ ही जाता है कि अब घर जाना है, मतलब घर की याद सबको एग्जैक्टली। आती है। वो तो एग्जैक्टली। मतलब ऑब्वियस है, सबको घर अच्छा लगता है, वहां पर स्ट्रगल भी हो जाता है, आप रह रहे हो, सब अपना मैनेज कर रहे हो, कुछ भी स्ट्रगल हो रहा है खुद मैनेज कर रहे हो। अच्छा ऋषु, अब ये तो मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, बट हाँ इंटरव्यू से पहले आपने भी कुछ कुछ सोचा होगा कि भैया ये भी पूछ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो हाँ आप ऐड करना चाहो, मैंने ना पूछा हो। हाँ। ओके। हाँ मतलब भैया, जो अभी सीयूईटी देंगे उनके लिए तो कवर हो गया हम्म ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और जो वो हैं जो 12th में भी आए हैं, दे आर वेरी डेस्परेट अबाउट सीयूईटी। हाँ। तो उनके लिए मैंने ये बताया था कि अगर अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है।
सो यू कैन स्टार्ट अर्ली, लाइक जीटी ड्यू में नहीं मांगता है, बट इंश्योर कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो जीटी कर लो, क्योंकि आगे ना कहीं वो काम आएगा। आ जाता है, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत आ जाता है। वो आता है, हम्म। बस यूईटी बस ड्यू है जो नहीं लेता हम्म। जीटी, अदरवाइज एवरीवेयर व्हाटएवर यू आर राइटिंग यू हैव टू अपियर फॉर दी जीटी। तो मैंने जब मैं 12th गई तो मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी थी और जीटी भी। तो इंग्लिश और जीटी को आराम से स्टार्ट करो, अदरवाइज लास्ट महीने में क्या होता है कि पैनिक होता है। पैनिक करने यू लग हैव जाते टू हैं। कंप्लीट दी सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, और उसके साथ साथ तुम्हें इंग्लिश जो नहीं पढ़ते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो फिर वो एक फोमो क्रिएट हो जाता है, बाकी कोई कर रहा है। और वो ऐसा पीक पॉइंट होता है कि कोई कोई बैच ले लेता है, कहीं एनरोल हो जाता है, तो बहुत फोमो होता है। हम्म। तो इंग्लिश और जीटी थोड़ा शुरू शुरू से करो, दैट वुड बी माय एडवाइस। बाकी कोर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी जिस पर्सपेक्टिव से तुम बोर्ड के लिए करोगे हो जाएगा। इनफैक्ट भैया लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मेरा जो ज्योग्राफी का सेट था, हम्म। और अगर मैं कंपेयर करूं बोर्ड एग्जाम के और सीयूईटी के एग्जाम का, तो बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू आए थे ज्योग्राफी में, दैट वर कंपैरेटिवली मोर हाँ डिफिकल्ट। हाँ हाँ, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। और वो हुआ था, डिफिकल्ट था पेपर उसका। तो सीयूईटी और बोर्ड में तुम्हें कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करना है कि इसकी अलग अप्रोच है, इसकी अलग अप्रोच है, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में, एक में लिखना है, एक में तुम्हें एमसीक्यू करने हैं। बोर्ड में क्या होता है, एमसीक्यू ज्यादा टफ आता है, क्योंकि तुम्हारे पास 20, ज्योग्राफी में 17 करने होते हैं, बाकी में 20। तो उसमें से ही तुम्हारे पास चांसेस है कि गलत हो जाए, उसमें तो सब में एमसीक्यू करना है, तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे। और जो दूसरी बात है कि जो मैं हमेशा कहूंगी, मेंटल हेल्थ को बहुत हम्म। प्रायोरिटाइज करो। हेल्थ, इवन मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट इन हेल्थ। मेंटली तुम स्ट्रांग हो तो तुम हेल्थ को बना लोगे। तो कभी भी मेंटल हेल्थ और को या हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। एंड अगेन आई से कि सीयूईटी इज अ बैटल ऑफ टाइम, नॉट नॉलेज। इट्स अ बैटल ऑफ टाइम एक्यूरेसी, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन परफॉर्म करेक्टली ड्यूरिंग दैट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बस बहुत यही है प्यारी जो लाइन है, मैं। बैटल ऑफ टाइम है भाई, सच बात है, एकदम सच बात है, ये बहुत सच बात है। और नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ड्यू में इतने सारे बच्चे 800 में से 800 ले आते हैं तो बहुत पढ़ते हैं। आप ये भी तो पर्सपेक्टिव रख सकते हो कि क्या पता पेपर इजी आता हो, जो मेहनत करता है वो ला सकता है। तो एग्जैक्टली भैया। मेहनत करो। अब तो 1000, अब तो 250 मार्क्स का पेपर होगा तो 1000 से कट ऑफ बनेगा ड्यू हाँ। के लिए। हम्म। तो जी हाँ। बच्चों को ये लगता है कि मतलब इंक्रीज हो गया है तो कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कट ऑफ कम जाता है, स्लाइटली कम जाता है। और ऐसे मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने, मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा बोर्ड और सीयूटी में बहुत उनको कंफ्यूजन होता है। हम्म। मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जिनका बोर्ड में अच्छा नहीं गया, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। सीयूटी में अच्छा है, सब नॉर्थ कैंपस में है सीयूटी में। तो सीयूईटी और बोर्ड को, क्योंकि कभी क्या होता है कि उस टाइम में रिजल्ट भी आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हाँ हाँ होंगे जो हाँ हाँ। बोर्ड का रिजल्ट देख के बहुत इंफीरियर फील करेंगे कि इनफैक्ट सीयूटी। सीयूटी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आ जाता है, 2-3 दिन आता पहले। है, एग्जैक्टली, वो 2-3 दिन पहले ही आता है रिजल्ट। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत इंफीरियर फील करते हैं कि ना इसमें हुआ ना इसमें होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों के बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों बहुत की डिफरेंट, अलग बहुत ही डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। ऋषु, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है। बहुत हजारों बच्चे इस समय ये सोच रहे हैं कि उनसे नहीं होगा, बट जब एक हाँ, टॉपर बोलता है हो जाएगा तो फिर लगता है हो जाएगा। तो अगर आप कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो लास्ट में। ये सबके साथ होता है, एंड ट्रस्ट मी, ऑल दोज हु आर वाचिंग हियर राइट नाउ, सीयूईटी इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है कि तुमसे क्रैक नहीं होगा। इफ यू हैव स्टडीड दी एनसीईआरटी थरोली, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी एंड गुरु भैया, यू विल बी एबल टू डू इट। सीयूईटी इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं, तुम बस एनसीईआरटी को थरोली करो। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन दिस टाइम स्पैन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और टेस्ट, प्लीज मार्क दीज टू थिंग्स, टेस्ट एंड टाइम। एंड इफ पॉसिबल, इफ इट सूट्स योर कैलिबर, प्लीज मेक अ नोटबुक ऑफ मिस्टेक, बिकॉज दैट विल सब्सटैंशिएट एज दी रोड मैप फॉर दी अपकमिंग टेस्ट। क्योंकि टाइम बहुत अलग अलग होता है, जिस दिन हमारे सीयूटी एग्जाम होते हैं तो उस दिन तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो अगर तुम वो रिवाइज करके जा रहे हो, नोटबुक ऑफ मिस्टेक बहुत अच्छे से, तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओ, सीयूईटी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल सिट एंड राइट दैट एग्जाम, यू विल रिमाइंड अस दैट व्हाट वी डिड टेल यू कि सीयूईटी आसान है, हो जाएगा। सीयूईटी में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, द ओनली थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू इट थॉरोली, दैट इज ऑल व्हाट आई वुड से। थैंक यू सो मच ऋषु, थैंक यू सो मच। आपके आज इस इंटरव्यू से मैं मोटिवेट हो गया, तो बच्चे तो हो ही जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आंसर्स आपके हैं, बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आप लोग इतना बिजी रहते हो उसके बाद भी, थैंक यू सो मच। Yeah, coming to this channel was one of my dream. I used to contemplate like जो internship वाला निकला था आपने हाँ। last year June में निकाला था, I applied for that. I was one of the best हाँ, हाँ, candidates but didn't get through that. And way before that, I would also like to show something for CUET जो उनको देखना है, because they do have n number of confusion regarding English. So I have something to show. Please, Just a please. minute. तो भैया ये पूरी नोटबुक थी जो मैंने इंग्लिश के लिए बनाई थी, इसमें कोई भी कोना लास्ट तक खाली नहीं है, मैंने हर जगह भर दिया था, सब भर दिया आपने। सब कुछ भरा इसमें लास्ट पेज तक।
इनफैक्ट इसका जो लास्ट पेज है उसमें आई थिंक कॉलेजेस हैं जब मैंने अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाई प्रेफरेंस थी। लिस्ट बनाई थी। बाकी स्टार्टिंग से लास्ट तक इसमें पूरी वोकैब है, पूरी इंग्लिश है पूरी। मतलब भाई इतनी मेहनत करना पड़ता है, तो जोश के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके होता है सिलेक्शन। बड़ी मतलब पूरी नोटबुक भरी हुई है, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मतलब मेहनत दिख रही है आपको। मतलब अब तो अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो तब कब पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। मतलब इससे ज़्यादा अब क्या मोटिवेशन मिल सकता है। ऋषु फिर से थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर जॉइनिंग यू।